लोगों को क्लियर है? किसी को इश्यू तो नहीं? नो सर। चलें स्टार्ट करते हैं जी। तो आज हमारा टॉपिक है जी थायराइड। ठीक है, तो इसमें प्लीज माइक्रोफोन ऑफ कर ले। मैंने सबके ऑफ कर देने माइक्रोफोन। प्लीज माइक्रोफोन ऑफ रखें हमने। अब ऐसा जी, जी चलें जी। जब आप लोग जूम मीटिंग ज्वाइन करते हो ना, उस पे शुरू पे लिखा आता है कि माइक्रोफोन और वीडियो ऑफ करना है कि ऑन करना है। तो उसी वक्त साथ ही ऑफ का बटन दबाया करें। तो चलें जी, हमारा टॉपिक है जी थायराइड हार्मोन। तो सबसे पहले ये हम लोग थायराइड, सबसे पहले अगेन हाइपोथैलेमस, ये नीचे मैंने प्यूटरी ग्लैंड बनाया। हाइपोथैलेमस से हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होता है जी? हाइपोथैलेमस से होगा जी CRH, सॉरी TRH। TRH ये हाइपोथैलेमस से आएगा। TRH एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे आएगा। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड फिर TSH रिलीज करेगा। हाइपोथैलेमस से आया TRH, हाइपोथैलेमस से TRH आया, पिट्यूटरी से फिर TSH रिलीज होगा। अच्छा, ये जो TSH है ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेगा और हमारे थायराइड जो ग्लैंड है, हमारा जो थायराइड ग्लैंड है, उसके ऊपर आके TSH अटैच होगा। और थायराइड ग्लैंड के अंदर सेल्स होते हैं हमारे, फॉलिकुलर सेल्स। थायराइड ग्लैंड के अंदर सेल्स होते हैं फॉलिकुलर सेल्स, उसके ऊपर ये TSH लगता है। TSH किसके ऊपर लगता है? फॉलिकुलर सेल्स के ऊपर। तो फॉलिकुलर सेल्स जो हैं थायराइड हार्मोन रिलीज करते हैं। तो थायराइड हार्मोन किस तरह ब्लड में रिलीज होता है कि थायराइड हाइपोथैलेमस से TRH, पिट्यूटरी से पे लगा, पिट्यूटरी से TSH, TSH पिट्यूटरी से निकला, थायराइड के सेल्स होते हैं फॉलिकुलर सेल्स, वहां पे TSH अटैच होगा। और फॉलिकुलर सेल्स फिर क्या रिलीज करते हैं? थायराइड हार्मोन। जो जो हमारा थायराइड हार्मोन होता है, ये बेसिकली दो चीजें ब्लड में आती हैं जिसे हम थायराइड हार्मोन कहते हैं, T3 एंड T4। इसे हम थायराइड हार्मोन कहते हैं। 90% T4 होता है और कुछ परसेंटेज होती है वो T3 होती है। ज्यादा T4 आता है। अच्छा, ये T3 T4 हमारी पूरी बॉडी के सेल्स में चले जाएंगे, मतलब जहां जहां पे भी हर सेल को जरूरत है। अच्छा, क्योंकि ज्यादा तो T4 है ना, तो हमारी बॉडी के सेल्स क्या करते हैं? T4 को पहले T3 में कन्वर्ट करते हैं। थायराइड से जो ज्यादा बना है 90% वो T4 है, लेकिन हमारी बॉडी के सेल्स ने T3 को यूटिलाइज करना है, तो T4 को पहले T3 में हम कन्वर्ट करते हैं। ये थायराइड हार्मोन है T4 T3। तो T4 को T3 में कन्वर्ट करते हैं, फिर T3 जो होता है वो हमें जो है वो हमारे सेल्स के अंदर डिफरेंट मेटाबॉलिज्म के रोल प्ले करता है। तो ये चेन समझ आ गई सब लोगों को? क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन क्या है? एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को यही मैं बता दूं। अच्छा नहीं, अच्छा ये आप लोगों ने याद रखना है। अब एक चीज और नोट कीजिएगा, जब किसी पेशेंट में हम T3 T4 कम होता है ना, हम कहते हैं वो हाइपोथायराइड पेशेंट है। हम कहते हैं ये हाइपोथायराइड पेशेंट है, मतलब उसमें थायराइड हार्मोन कम है। हम इसे कहते हैं हाइपोथायराइड। अगर किसी में T3 T4 ज्यादा हो जाए, हम उसे कहते हैं जी हाइपर थायराइड। अगर हम उसे क्या कहते हैं? हाइपर थायराइड। T3 T4 ज्यादा हो जाए तो हाइपर, T3 T4 कम हो जाए तो हाइपोथायराइडिज्म। अच्छा, अब एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि T3 T4 फंक्शन में बाद में लिखवाता हूँ, पहले ये टेबल समझ लें।
T3 T4 जब कम होगा तो हाइपो कहेंगे, T3 T4 जब ज्यादा होगा तो हाइपर कहेंगे। अच्छा, एक चीज याद रखें, एक होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ये होता है कि आपकी बॉडी में एक हार्मोन जब प्रोड्यूस होता है, तो वो हार्मोन अपनी ही प्रोडक्शन को नेगेटिव फीडबैक के थ्रू कम कर लेता है। तो अब नेगेटिव फीडबैक जो मैकेनिज्म है, इसमें क्या होगा, नॉर्मली जब T3 T4 आपके प्रोड्यूस होते हैं तो TSH ऑटोमेटिकली फिर कम हो जाता है। हालांकि TSH की वजह से ही T3 T4 प्रोड्यूस हुए, लेकिन जब T3 T4 प्रोड्यूस हो जाते हैं तो TSH ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। इसे हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, जिस पेशेंट में हाइपो होगा, जिसमें पहले T3 T4 कम होगा, उसका TSH उसका टीएसएच ज्यादा होगा, उसका टीएसएच ब्लड में ज्यादा होगा, जिसका T3 T4 कम होगा। इसका मतलब जब आपको हाइपोथायराइडिज्म होता है, आपका T3 T4 कम होता है, तो आपका टीएसएच ज्यादा हो जाएगा। उल्टा रखना है, ऑपोजिट रखना है। अगर आपका T3 T4 ज्यादा है, इसे हम कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म, तो फिर टीएसएच ऑटोमेटिकली आपका कम हुआ होगा। तो क्या मैंने बताया कि अगर हाइपो होगा तो दोनों, आपका T3 T4 हार्मोन कम होगा तो टीएसएच आपका ज्यादा होगा। अगर आपको हाइपरथायराइडिज्म हुआ, T3 T4 हार्मोन जब आपका ज्यादा होगा तो टीएसएच ऑटोमेटिकली लो हो जाना है। ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा, अगला पॉइंट ये है, ये भी तो हो सकता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर है, उसकी वजह से टीएसएच हाई है। पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर टीएसएच ज्यादा रिलीज कर रहा है। तो अगर इस तरह का केस हुआ कि पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर है, टीएसएच हाई है, इसलिए T3 T4 हाई है। ये भी केस हो सकता है कि पेशेंट का T3 T4 ज्यादा हो, हाइपर थायराइड हो। हाई भी तो हमें कहा ना टीएसएच लो होना चाहिए। जब T3 T4 ज्यादा होगा तो टीएसएच हमें लो होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा केस आए, T3 भी ज्यादा है, T4 भी ज्यादा है, फिर इसका मतलब ये भी हो सकता है कि टीएसएच ज्यादा है। इसका मतलब फिर वो पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर है, कि पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर है, टीएसएच ज्यादा है, इसलिए T3 T4 ज्यादा है। पहले आपने एक चीज को रट्टा मार लेना है कि जब T3 T4 ज्यादा होगा तो टीएसएच कम होगा। हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइड हम कहते हैं T3 T4 ज्यादा होगा तो हाइपरथायराइड, T3 T4 कम होगा तो हाइपोथायराइड। टीएसएच इनके आपने उल्टा लगाना है। जब T3 T4 कम होगा, जिसे हम हाइपो कहते हैं, तो टीएसएच ऑटोमेटिकली आपका ज्यादा होना चाहिए। जब T3 T4 ज्यादा होगा, जिसे हम हाइपर कहते हैं, तो टीएसएच आपका कम होना चाहिए। लेकिन अगर एक ऐसा केस आ जाए T3 T4 ज्यादा है तो टीएसएच भी ज्यादा है, इसका मतलब फिर पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर है, वहां से टीएसएच ज्यादा आ रहा है। बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा, बाकी लोगों को? यस सर। यस सर। यस लेकिन सर। अगेन एनएलई के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने पिट्यूटरी ट्यूमर को यहाँ पे, थायराइड के अंदर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आता। पिट्यूटरी ट्यूमर का क्वेश्चन आता है प्रोलैक्टिनोमा का, ग्रोथ हार्मोन का। यहाँ पे आपको दो चीजें रट्टा मार लें, मैं बार बार बता रहा हूँ। T3 T4 कम होगा तो हाइपो है, लेकिन टीएसएच फिर ज्यादा होना चाहिए। अगर हाइपर है, T3 T4 ज्यादा है, तो टीएसएच आपका कम होना चाहिए। ठीक है? अच्छा, अब अगली बात सुनिए। जब पेशेंट को हाइपो होगा तो T3 T4 ज्यादा होगा, सॉरी, T3 T4 कम होगा, टीएसएच ज्यादा होगा।
TRH भी ज्यादा होगा। अच्छा, एक बात अब जरा कान की खिड़कियां खोलिएगा। जब हाइपो होता है तो T3 T4 कम होता है, अभी हमने कहा। तो TSH ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा। TRH भी ज्यादा होता है। इसका मतलब जो लोग हाइपोथायराइड के मरीज होते हैं, जिनमें थायराइड हार्मोन नहीं होता, उनके ब्लड में TSH ज्यादा होगा, और हाइपोथैलेमस में TRH ज्यादा होगा। इसका मतलब हाइपोथायराइडिज्म वाले लोग कि हाइपोथैलेमस में TRH ज्यादा होगा, TRH ज्यादा रिलीज होगा। आपको पता है TRH ज्यादा रिलीज जब होता है तो प्रोलैक्टिन बनता है, प्रोलैक्टिन भी रिलीज होता है। इसीलिए हाइपोथायराइड वाले पेशेंट में किस चीज का लेवल भी ज्यादा होता है? जी ब्रोस। प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का लेवल ज्यादा होने से FSH और LH को क्या हो जाएगा? रिलीज नहीं होगा। इसीलिए मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम बन जाएंगे। यस जी सर। सर। यस सर। इसीलिए जो लोग हाइपोथायराइड के पेशेंट होते हैं उनको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज क्यों होती हैं? ये मैकेनिज्म होता है कि जब आपका T3 T4 कम होता है, आप हाइपोथायराइड होते हैं, आपका TRH बढ़ जाता है। TRH जब ज्यादा होता है तो प्रोलैक्टिन रिलीज ज्यादा होता है। प्रोलैक्टिन के ज्यादा होने से कल हमने पढ़ा था FSH LH प्रोड्यूस नहीं होता, और जब FSH LH प्रोड्यूस नहीं होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका इरेगुलर हो जाएगा, एमेनोरिया हो जाएगा, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगा। यहां तक आपको ये पॉइंट्स क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चन? मैं नो अब सर। आपसे ये पूछूं, क्या थायराइड हार्मोन जिन लोगों का कम होता है, वो फीमेल शायद आपके पास थायराइड की प्रॉब्लम के साथ ना आए, वो आके आपको कहे कि डॉक्टर साहब मेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो गया है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होने पे हम क्या थायराइड हार्मोन को रूल आउट करते हैं? जरूर करते हैं। जिन भी औरतों के मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होते हैं उनका थायराइड हार्मोन का लेवल भी चेक किया जाता है, उनका प्रोलैक्टिन का लेवल भी चेक किया जाता है। क्योंकि प्रोलैक्टिन ज्यादा होता है तो FSH LH रिलीज होता है, और वो आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉब्लम हो जाता है। और प्रोलैक्टिन क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि हाइपोथायराइड वाले पेशेंट में TRH ज्यादा होता है, इसलिए प्रोलैक्टिन ज्यादा रिलीज होता है। अच्छा, उसके बाद आगे देखें जी। अच्छा, नेक्स्ट है जी, अगर आपको कोई बंदा पूछ ले हाइपोथायराइडिज्म है, सबसे पहला टेस्ट कौन सा करवाएंगे? TSH। TSH, आपको नहीं पता हाइपो है, आपको नहीं पता हाइपर है, आप TSH करवा लो। मैं एक बंदा आपको आके हाइपर थायराइडिज्म का सिम्टम बताता है, एक हाइपो का बताता है, उसका TSH का लेवल चेक करवा लो। TSH ज्यादा आएगा तो कौन सा केस बनेगा? हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइड। हाइपो के हाइपर? हाइपो से हाइपो। हाइपो सर। हाइपो। अगर TSH लो आया तो क्या बनेगा? हाइपर। इसका मतलब ये है, बेस्ट इनिशियल टेस्ट, बेस्ट इनिशियल टेस्ट इन थायराइड केस TSH, यही आपको बता देगा हाइपर है क्या हाइपर है। उसके बाद कंफर्म करेंगे क्या वाकई TSH हाई है, क्या वाकई हाइपो है। हम T4 का लेवल चेक करते हैं मेनली, क्योंकि मेजर यही प्रोड्यूस हो रहा है ना। अगर आपको एक ऑप्शन में दे देते हैं TSH हाई आ गया, आपने कहा ये हाइपो बन रहा है, नेक्स्ट टेस्ट कौन सा करेंगे? TSH हाई है, आपने प्रिज्यूम कर लिया कि ये हाइपो है। नेक्स्ट टेस्ट होता है जी T4, लिखा होता है फ्री T4। अभी हम इस बहस में नहीं जाएंगे, व्हाट इज फ्री T4, व्हाट इज टोटल। तो फ्री T4 का लेवल हम जो है वो चेक कर लेंगे। इसी तरह का TSH लो आता है, आपका केस बन रहा है हाइपर, तो नेक्स्ट टेस्ट आएगा। अब कौन सा टेस्ट करेंगे? अगेन आपने T4 का लेवल चेक करना है। इसका मतलब TSH से आपको एक आइडिया हो गया, उसको कंफर्म करने के लिए T4 का लेवल चेक करवा लो, फ्री T4। अगर एक ऑप्शन में लिखा हो TSH ज्यादा है जी, हाइपो का केस बन रहा है, व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट टेस्ट? T3 T4, T3, फ्री T4, कौन सा ऑप्शन लगाओगे? T3 T4 भी नहीं लगाओगे। बेस्ट इनिशियल टेस्ट कौन सा होगा? बेस्ट नेक्स्ट टेस्ट कौन सा होगा? फ्री T4।
फिर उससे आपको T4। आइडिया हो जाएगा क्या अगर तो T4 वाकई कम हुआ तो फिर इसका मतलब पेशेंट हाइपो है। अगर T4 ज्यादा हुआ इसका मतलब पेशेंट हाइपर है। एक तो ये सबसे ज्यादा पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है थायराइड में से। बेस्ट इनिशियल TSH, वो जो भी रिजल्ट आपको बताएगा उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट होगा फ्री T4। आई होप सब लोगों को क्लियर है, आगे चले। अच्छा सर उसके जी। बाद है जी, जी जल्दी बोलो। सर T4 ज्यादा होगा तो हाइपर में ऐसा होगा ना। T4 ज्यादा होगा तो क्या होगा? हाइपर का केस होता है ना, हाइपर। हाँ जी, आपने शुरू से क्लास नहीं ली। ठीक है सर, मैं ऐसे कंफर्म कर रहा था। अच्छा आगे लिखें जी। नेक्स्ट, तो T4 ज्यादा होने से मैं बता तो रहा हूँ, T4 ज्यादा, हाइपर में T3 T4 ज्यादा होगा, हाइपो में T3 T4 कम होगा। अच्छा उसके बाद आगे लिखें। अब नेक्स्ट है जी, थायराइड हार्मोन के फंक्शंस क्या हैं। सबसे पहले थायराइड हार्मोन के फंक्शंस क्या हैं जी। अच्छा उससे पहले मैं आपको थायराइड हार्मोन के थोड़े से मेन मेन स्टेप बता दूं, थायराइड हार्मोन बनता कैसे है, फंक्शन बाद में करते हैं। थायराइड आज का पूरी क्लास ही पूरे थायराइड की है विद सर्जरी, इसी में हम थायराइड की सर्जरी भी करेंगे। ये देखें जी, ये आपका एक, मैंने कहा था थायराइड हार्मोन कौन से सेल में बनता है, फॉलिकुलर सेल्स में। फॉलिकुलर। तो फॉलिकुलर सेल में ये देखें जी, सबसे पहले क्या होता है जी, फॉलिकुलर सेल के अंदर आपका एक प्रोटीन बनती है, उसे हम कहते हैं थायरोग्लोबुलिन। थायरोग्लोबुलिन, TG लिखा है मैंने, थायरोग्लोबुलिन, ये एक प्रोटीन है। उसके बाद क्या होता है, ये फॉलिकुलर सेल के अंदर सब कुछ कर रहा हूँ, फॉलिकुलर सेल के अंदर आयोडीन भी आती है, I2, लेकिन ये ब्लड से आई है, ब्लड से ही आनी है ना। तो आयोडीन, ब्लड में आयोडीन नहीं होती, ब्लड में आयोडाइड होता है, आयोडाइड। इसका मतलब हमारे ब्लड में क्या आयोडाइड, वहां से जब वो आयोडाइड फॉलिकुलर सेल में आती है तो वो आयोडीन बन जाती है, I2। कौन सा एंजाइम है जो आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट करता है, दैट एंजाइम इज थायराइड पर ऑक्सीडेज। उस एंजाइम का नाम क्या है जी, थायराइड पर ऑक्सीडेज। उस एंजाइम का नाम क्या है जी, थायराइड पर ऑक्सीडेज, थायराइड पर ऑक्सीडेज, जो आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट करता है। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट, अब क्या होगा, ये थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन मैं बना रहा हूँ, ये लंबी सी जो मैंने प्रोटीन बनाई है ना, ये मैंने थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन बनाई है, ये थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन है। अच्छा ये जो थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन है, थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन जो है, ये लंबी सी लाइन जो बनाई है, इस आयोडीन को इस थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन के साथ अटैच करना है। ये मैं जो लाल लाइनें लगा रहा हूँ, ये आयोडीन है, ये मैंने आयोडीन लगा दी, ये आयोडीन है। थायरोग्लोबुलिन के साथ मैंने क्या अटैच कर दिया, मैं बड़ा शॉर्टकट बता रहा हूँ आप लोगों को, डिटेल का टाइम नहीं है। तो थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन और आयोडीन को सेल के अंदर लेके गए, सेल के अंदर इकट्ठा किया दोनों को, और फिर आयोडीन को थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन के साथ अटैच कर दिया। अच्छा, लेकिन पहले आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट किया था थायराइड पर ऑक्सीडेज एंजाइम ने, ये TP जो लिखा है थायराइड पर ऑक्सीडेज। अच्छा, ये जो थायरोग्लोबुलिन के साथ हमने आयोडीन ऐड की है, इसको इसको हम प्रोसेस को कहते हैं ऑर्गेनिफिकेशन, ऑर्गेनिफिकेशन। तो व्हाट इज ऑर्गेनिफिकेशन, थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन के साथ आयोडीन अटैच कर दो, थायरोग्लोबुलिन के साथ आयोडीन अटैच कर दो, जो मैंने ये लंबी सारी चेन बनाई है, दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनिफिकेशन। अच्छा
उसके बाद क्या होगा, ये जो लंबी सारी चेन बन गई, इसको हम जगह जगह से, ये मैं आयोडीन अटैच करता जा रहा हूँ। ये देखें, ये भी आयोडीन, और ये भी आयोडीन, ये आयोडीन मैंने सारी अटैच कर दी। अब इस प्रोटीन को, जिसके अंदर आयोडीन लग गया, अब इसको जगह जगह से तोड़ दो। ये मैं लाइन उंगली से मिटा दी है। अच्छा, उसके बाद अब देखो, इस प्रोटीन को मैं तोड़ दिया। आप लोग मुझे बताओ, इस टुकड़े में कितने आयोडीन आए? ये जो प्रोटीन का टुकड़ा निकला, 2, इस प्रोटीन में आयोडीन के कितने टुकड़े आए? 4, आयोडीन कितनी आई इस टुकड़े में? 4। इस टुकड़े में कितनी आयोडीन, इस टुकड़े में कितने आयोडीन आए? फोर बोलो। 4 सर। इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 3 आयोडीन है, 1 2 3। इस टुकड़े के अंदर 1 2 3 4, इस टुकड़े के अंदर 2। इसका मतलब जिस टुकड़े के अंदर 4 आयोडीन आ जाएंगे वो T4 हो जाएगा, जिस टुकड़े के अंदर 3 आयोडीन आ जाएंगे वो T3 हो जाएगा, जिस टुकड़े के अंदर T2 दो आयोडीन आ जाएंगे उसे T2 कह देंगे। ये है थायराइड हार्मोन बन गया। मुश्किल था थायराइड हार्मोन शॉर्टकट में। नो सर। नो सर। इसका मतलब क्या है, एक प्रोटीन पकड़ो, थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन पकड़ो, और एक तरफ से आयोडाइड लो पहले ब्लड से, उसको आयोडीन में कन्वर्ट करो विद द हेल्प ऑफ थायराइड पेरोक्सीडेज। आयोडीन और थायरोग्लोबुलिन को आपस में मिला दो। तो मिलाने के बाद इसको मिलाना, आयोडीन का थायरोग्लोबुलिन के साथ मिलाना, इज कॉल्ड ऑर्गेनिफिकेशन। जब मिल जाए, जगह जगह से काट दो, जगह जगह से उस प्रोटीन को काट दो। जब उस प्रोटीन को जगह जगह से काट दोगे तो जो टुकड़े निकलेंगे, देख लो उनके साथ कितने आयोडीन लगे हुए हैं। सर ये कौन सा एंजाइम जिस करेगा, से- सेगमेंट्स करेगा ये जो? अंदर ये अंदर प्रोटीनेसिस एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है। अगेन अगेन वही क्वेश्चन, वो मैं आपको वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर हम इसको कंप्लीट करें ना, तो ये पहले प्रोटीन स्टोर होती है कोलाइड के अंदर, फिर वहां से दोबारा टीएसएच के स्टिमुलस की वजह से आती है। इट्स अ लेंथी प्रोसेस, अनफॉर्चुनेटली टाइम नहीं है। ठीक है। ठीक है। तो जिस टुकड़े के साथ 4 आयोडीन होंगे उसे T4 कह देंगे, जिस टुकड़े के साथ 3 आयोडीन होंगे उसे T3 कह देंगे। 90% T4 बनता है, 10% या कुछ परसेंटेज T3 बनता है। थोड़े से ये भी टुकड़े बनते हैं जिनके साथ एक आयोडीन होती है, या कुछ ऐसे भी टुकड़े होते हैं जिसके साथ सिर्फ एक ही आयोडीन होती है। इनको नहीं ब्लड में भेजा जाएगा, ब्लड में यही T3 T4 आएंगे। अच्छा, अब क्या होगा, ये जो T2 T और एक आयोडीन वाले टुकड़े हैं, ये दोबारा हम इनमें से आयोडीन निकाल लेंगे। जिस तरह फैक्ट्री के अंदर वेस्ट मटेरियल जो होता है उसको दोबारा हम रिसाइकल कर लेते हैं। इस आयोडीन, जो दो आयोडीन और एक आयोडीन वाले, इनको रिसाइकल कर लेंगे। अच्छा, इनको रिसाइकल करने के लिए एक एंजाइम होता है। ये जो दो छोटे छोटे टुकड़े बचे, जो अंदर से कचरा निकला है, एक आयोडीन वाला, दो आयोडीन वाला, इनमें से इनको रिसाइकल करने के लिए एक एंजाइम होता है, थायराइड डीआयोडीनेज। थायराइड डीआयोडीनेज, ये एक और दो आयोडीन के कचरे वाला। अच्छा, इसका मतलब ये है, इन कचरों को जाया नहीं करना, उससे दोबारा आयोडीन निकाल के उसको हम दोबारा यूज कर लेंगे। अब मेरी बात सुना गौर से। कुछ बच्चे पैदा होते हैं, उनके एंजाइम के अंदर ये थायराइड डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम नहीं आता, तो क्या उनका कचरा रिसाइकल होगा? नो सर। क्या उनकी आयोडीन रिसाइकल होगी? नो सर। सर। आयोडीन आहिस्ता आहिस्ता उनमें क्या होती जाएगी बॉडी में, क्योंकि वो रिसाइकल नहीं हो रही। हाई। डेफिशिएंसी हो जाएगी।
आयोडीन अवेलेबल नहीं होगी डॉक्टर साहब, क्योंकि वो सारे कचरे में निकल गई। तो आयोडीन का लेवल ऐसा ऐसा क्या हो जाएगा? डिक्रीज। 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 तो क्या इस बच्चे को भी थायराइड हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा, बिकॉज इस बच्चे के थायराइड के अंदर कचरा साफ करने वाला एंजाइम नहीं है, थायराइड डीआयोडीनेस। यस सर। एक तो काज ये होगी कि एक बच्चा पैदा हुआ, उसको पैदाइशी तौर पर हाइपोथायराइडिज्म है, तो उसमें भी उसका थायराइड डीआयोडीनेस एंजाइम ना हो। अच्छा, उसके बाद आगे आ जाए। बात समझ आ गई सब लोगों को? अच्छा, उसके बाद देखें, आप लोग मेरी बात सुने गौर से, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। एक पेशेंट को हाइपर थायराइडिज्म है, थायराइड हार्मोन बहुत ज्यादा बन रहा है। क्या मैं इस थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन को कम करने के लिए ऑर्गेनिफिकेशन वाले प्रोसेस को ब्लॉक कर दूं तो थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन कम हो जाएगी? जी सर, हो जाएगी। क्या मैं थायराइड पर ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट कर दूं तो थायराइड पर ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट कर दूं, आयोडाइड आयोडीन में जब कन्वर्ट नहीं होगी, क्या फिर भी थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन कम हो जाएगी? जी यस सर। सर। इसका मतलब आज से याद कर लो, जितनी भी एंटी थायराइड ड्रग्स हैं जो थायराइड हार्मोन को लो करती हैं, जो लोग हाइपर थायराइड के पेशेंट होते हैं, जिनमें हम थायराइड हार्मोन को कम करने वाली दवाइयां देती हैं, वो बेसिकली जितनी भी थायराइड की ड्रग्स है ना, जो थायराइड हार्मोन को कम करती हैं, वो यही दो प्रोसेस को इनहिबिट करती हैं। इसका मतलब एक पेशेंट का थायराइड हार्मोन ज्यादा था, मैंने जब मैंने उसे ड्रग दी, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। जी, आवाज आ रही? यस सर। चलिए आगे लिखें। इसका मतलब जितनी भी एंटी थायराइड ड्रग्स हैं, जितनी भी थायराइड हाइपर थायराइडिज्म को ट्रीट करने वाली ड्रग्स हैं, वो सारी किस एंजाइम को इनहिबिट करती हैं? हाइपर थायराइड की ड्रग्स। जी ब्रोज। थायराइड पर ऑक्सीडेज। थायराइड पर थायराइड पर ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट कर दो, ऑर्गेनिफिकेशन को इनहिबिट कर दो, आपका हाइपर थायराइडिज्म ठीक हो जाता है। तो इसका मतलब अभी हमने फिजियो के साथ ही फार्मा की। मैं आपसे अभी आपको मैं बस मेडिसिन लिखवाऊंगा, अब मैंने उसका मैकेनिज्म नहीं बताना। कौन सी ड्रग्स हैं जो हाइपर थायराइडिज्म को ट्रीट करने के लिए दी जाती हैं? जो भी ड्रग देंगे, जो मैं आपको लिखवाऊंगा, वो थायराइड पर ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करेंगे और ऑर्गेनिफिकेशन का प्रोसेस इनहिबिट करेंगे, थायराइड हार्मोन नहीं बनेगा। अच्छा, अब वो कौन सी ड्रग्स हैं? ड्रग्स के नाम लिख लें, डिटेल बाद में बताता हूँ। यहाँ पे मैं आपको ड्रग्स के नाम लिख के दे रहा हूँ। मैथीमाजोल, मैथीमाजोल, कार्बिमाजोल। अच्छा, मैथीमाजोल ही लिखो मेन जो है, बाकी आगे कोई आएगी तो। प्रोपाइल थायोयूरासिल, प्रोपाइल थायोयूरासिल, ये दोनों ड्रग्स जो हैं थायराइड पर ऑक्सीडेज को इनहिबिट करेंगी, ऑर्गेनिफिकेशन को इनहिबिट करेंगी, इसलिए ये एंटी थायराइड ड्रग है, ये हाइपरथायराइडिज्म में देते हैं। अच्छा, अब अगली बात सुनिएगा। अगली बात ये है, मैं मैकेनिज्म सारा बताता हूँ, थायराइड हार्मोन का फंक्शन सब कुछ बताता हूँ। अच्छा, अगला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो ये है कि अगर एक फीमेल है, अच्छा इसके अलावा चलो यहीं पे बता देता हूँ, ये जो प्रोपाल था यूरासिल है, अगर एक फीमेल प्रेग्नेंट हो और उसको प्रेगनेंसी में हाइपरथायराइडिज्म के लिए ड्रग देनी हो, तो प्रोपाल था यूरासिल बेस्ट है पहले 3 महीने की प्रेगनेंसी में, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। जब सेकंड चौथा महीना प्रेगनेंसी का स्टार्ट हो जाएगा, फिर फोर्थ मंथ से लेके जब तक बच्चा पैदा नहीं होता,
फिर मेथीमाजोल चलेगी। तो प्रेगनेंसी में पहले पहले 3 महीने कौन सी ड्रग देंगे? अगर हाइपरथायराइडिज्म को ट्रीट करने के लिए देंगे प्रोपाइल थायोरेसिल। अच्छा, उसके बाद सेकंड ट्राइमेस्टर से कौन से स्टार्ट कर देंगे? सेकंड ट्राइमेस्टर से हम लोग स्टार्ट कर देंगे मेथीमाजोल। मेथीमाजोल। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अच्छा प्रोपाइल थायोरेसिल ज्यादा इफेक्टिव होती है, ज्यादा फास्ट एक्टिंग होती है। अच्छा, एक एक मिनट, मैं उसको बाद में बताता हूँ। अच्छा, ये मैं बल्कि ड्रग्स को ना बाद में एक्सप्लेन करूंगा। ये बस ये 2 पॉइंट लिख लो जो इंपॉर्टेंट है। ये आपका एनएलई का 100% क्वेश्चन है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में कौन सी देंगे, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में कौन सी देंगे? अच्छा, उसके बाद आगे आ जाए। उसके बाद अगर हम आगे आते हैं, आप गौर से मेरी बात सुनना। अगर एक पेशेंट को हाइपरथायराइडिज्म हो, उसकी बॉडी में T4 क्या है? जी ब्रोस, हाई। हाई है। लेकिन हमारे सेल्स किसको इस्तेमाल करेंगे? सेल तो T4 को इतना इस्तेमाल नहीं करता। सेल मेनली किसको यूज करते हैं? T3 टी को। थ्री को सर। T3 को। इसका मतलब सेल पहले T4 को किसमें कन्वर्ट करता है? T3 में सर। इसका मतलब T4 को T3 में कन्वर्ट करना है। एक आयोडीन उतार देंगे तो T4 T3 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब जो चीज आयोडीन को उतारेगी उसे डी आयोडीनेज कहेंगे, उसे डी आयोडीनेज एंजाइम कहेंगे। लेकिन ये हमारे थायराइड के अंदर नहीं है। एक थायराइड के अंदर भी था, वो था थायराइड डी आयोडीनेज। ये हमारे थायराइड में नहीं है, ये हमारी पूरी बॉडी के सेल्स में है। इसे कहते हैं पेरिफेरल, पेरिफेरल डी आयोडीनेज। इसका मतलब कि मेरे और आपके अंदर जो T4 बन रहा है, हमारे सेल्स जिसको पहले T3 में कन्वर्ट करते हैं उसे कहते, और वो एंजाइम होता है जो T4 को T3 में कन्वर्ट करता है, पेरिफेरल डी आयोडीनेज है। आप लोग अब समझदार हैं। आप लोग मुझे ये बताएं, एक बंदे का थायराइड हार्मोन बहुत ज्यादा है, एक तो हमने उसको ये ड्रग्स दी थायराइड हार्मोन ताकि बने ही ना, ताकि थायराइड पावर ऑक्सीडेज ऑर्गेनिफिकेशन इनहिबिट हो जाए। हम ये भी तो कर सकते हैं साथ, T4 को T3 में कन्वर्ट ही ना होने दें। अगर T4 को T3 में कन्वर्ट होने से रोकना है तो किस एंजाइम को इनहिबिट करना है? Deiodinase enzyme। कौन सा पेरिफेरल डीआयोडीनेज हम इनहिबिट Peripheral करेंगे? dehydrogenase। पेरिफेरल डीआयोडीनेज एंजाइम को इनहिबिट कर दो तो T4 T3 को कन्वर्ट नहीं होगा। ये भी हाइपरथायराइडिज्म को ट्रीट करने का एक तरीका है। कौन सी ड्रग, बीटा ब्लॉकर ड्रग सुनिए, प्रोप्रानोलोल। प्रोप्रानोलोल थायराइड के मरीज को देते हैं। उसकी ये भी वजह होती है कि ये जो प्रोप्रानोलोल बीटा ब्लॉकर ड्रग है, ये T4 को T3 में कन्वर्ट होने से रोकती है। इसका एक फायदा तो ये होगा, प्रोप्रानोलोल से हार्ट रेट भी कंट्रोल रहेगा। एक प्रोप्रानोलोल से हार्ट रेट भी कंट्रोल रहेगा, प्रोप्रानोलोल से बीपी भी ठीक रहेगा, बीपी भी हाई नहीं होगा। तीन फायदे होंगे प्रोपर, तीन चार फायदे होंगे प्रोप्रानोलोल से। पहला फायदा बीपी, हार्ट रेट कम कर देगी, क्योंकि प्रोप्रानोलोल बीटा ब्लॉकर है ना, हार्ट रेट कम हो जाएगा। दूसरा फायदा बीपी लो हो जाएगा, क्योंकि इन लोगों का बीपी भी हाई हुआ होता है। तीसरा फायदा क्या है कि पेशेंट का T4 T3 में कन्वर्ट नहीं होगा, उससे भी थायराइड के सिम्टम्स कम हो जाएंगे। चौथा फायदा क्या होता है, प्रोप्रानोलोल एंजाइटी को भी कम करती है। जो पैनिक अटैक्स आता है ना, जो एंजाइटी होती है, एंजाइटी को भी कम करती है। तो प्रोप्रानोलोल इसलिए थायराइड वाले मरीज में बड़ी अच्छी ड्रग है। सब लोगों को बात समझ आ गई? जी सर। यस सर। अच्छा, अब आगे आ जाए। दरअसल इसकी फार्मा इसके साथ ही समझ आनी थी, बाकी फार्मा एंड पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, उसके बाद आगे लिखें जी। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सुने आगे और से, 2 मिनट के लिए मेरी बात। हाइपरथायराइडिज्म में
हमने ये दवाइयां दे के थायराइड हार्मोन कम किया। बेसिकली चौथी दवाई कौन सी होती है हाइपरथायराइडिज्म में? एक तो है मेथिमाजोल, एक है प्रोपाथायरोसिस, एक है बीटा ब्लॉकर, और चौथी दवाई जो हाइपरथायराइडिज्म में होती है वो होती है स्टीरॉइड। स्टीरॉइड स्टीरॉइड भी T4 को T3 में कन्वर्ट होने से रोकते हैं। तो स्टीरॉइड भी हम हाइपरथायराइडिज्म में देते हैं। अगर किसी का हाइपरथायराइडिज्म कंट्रोल नहीं हो रहा तो स्टीरॉइड्स भी देंगे। अच्छा, चौथा चीज हम जो देते हैं हाइपरथायराइडिज्म को कंट्रोल करने के लिए, आयोडीन। हालांकि आयोडीन देंगे तो थायराइड हार्मोन ज्यादा बनता है, लेकिन आपको पता है ये अगर आयोडीन हाई डोज में दे ना पेशेंट को तो उल्टा काम हो जाता है, थायराइड हार्मोन उल्टा बनना बंद हो जाता है। हालांकि हमें पता है आयोडीन देंगे तो थायराइड हार्मोन ज्यादा बनेगा, लेकिन अगर आयोडीन को हाई डोज में दे देना तो उल्टा काम पड़ जाता है, थायराइड बनने के बजाय बंद हो जाता है। इसे हम कहते हैं वॉल्फ, स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन अपनी अपनी, वॉल्शॉइकॉफ इफेक्ट, CHAIKOFF, गूगल प्रोनाउंसिएशन कर लीजिएगा। तो ये जो वॉल्फ इफेक्ट है, वॉल्शॉइकॉफ इफेक्ट है, ये क्या होता है? अगर किसी पेशेंट को हाई डोज में आयोडीन दे दें तो थायराइड हार्मोन बनने के बजाय उल्टा काम पड़ जाता है, बनना बंद हो जाता है। तो कितनी तरीकों से हम थायराइड हार्मोन को कंट्रोल कर सकते हैं बनने को? जी ब्रो, जल्दी जल्दी बता दो। 5 तरीके से सर। नंबर 1, मिथेमाजोल से सर, और प्रोपाइल थायोरेसिस से सर। सर नंबर 3, उसके बाद सर डीआयोडीनेज देंगे एंजाइम, उसकी वजह से नहीं बनेगा। प्रोप्रेनाडोल से सर, उसके बाद डीहाइड्रोनेज को इनहिबिट करेंगे। हैबिट करेंगे सर। सर उसके बाद प्रोप्रानोलोल से, और फोर्थ वन स्टीरॉइड से सर, वो भी T4 को T3 में कन्वर्ट नहीं होने देता। और फिर सर आयोडीन ज्यादा देंगे, हाई डोज आयोडीन। तो उस इफेक्ट को क्या कहेंगे? वॉल्शॉइकॉफ इफेक्ट। ठीक है, तो ये 5 तरीके हैं थायराइड हार्मोन जो है वो हाइपरथायराइडिज्म को कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, अगर हाइपो हो, एक ही इलाज है, बाइट से थायराइड हार्मोन दो। उस हाइपो का तो ट्रीटमेंट बड़ा आसान है। अगर थायराइड हार्मोन नहीं बन रहा, बाइट से थायराइड दे दो, गल मुक्की। जो बाइट से थायराइड हार्मोन देते हैं ना वो T4 होता है। T4 को थायरॉक्सिन कहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा लोग थायरॉक्सिन की टैबलेट ले रहे होते हैं। देखा है? अक्सर आपने देखा लोग थायरॉक्सिन की टैबलेट लेते हैं, वो हाइपोथायराइडिज्म होता है उन्हें। अगर किसी को हाइपोथायराइडिज्म हो तो उसे बाहर से T4 दे दो। हाइपोथायराइडिज्म में थायरॉक्सिन देते हैं, बाहर से थायराइड दे दो। लेकिन आपको पता है, अब मेरी बात सुनिएगा गौर से, एक जब थायराइड हार्मोन कम होते हैं ना, पेशेंट कोमा में भी चले जाते हैं। उसे हम कहते हैं माइक्सडीमा कोमा। मतलब हाइपोथायराइड वाला पेशेंट कोमा में भी जा सकता है, क्योंकि थायराइड हार्मोन नहीं है। इलाज एक ही है, इसको भी थायराइड हार्मोन ही देंगे, क्योंकि फिर वेन में IV देंगे, लेकिन T3 देंगे। अगर एक पेशेंट हाइपोथायराइडिज्म की वजह से कोमा में है, फिर उसको वेन में देंगे और T3 देंगे, डायरेक्ट T3 देंगे, क्योंकि हमारी बॉडी ने तो T4 को भी T3 में करना है ना। तो इतनी सीरियस कंडीशन में T4 की बजाय हम T3 देंगे अगर एक पेशेंट कोमा में है। वो भी आगे आपको मैं बताता हूँ। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। अच्छा, उसके बाद आगे लिखे। ये था जी हमारा थायराइड हार्मोन की मेन फार्माकोलॉजी जी सर। और मेन चीज। अच्छा, अब एक चीज और, अगली बात सुनिएगा मेरी, बल्कि यहीं पे फार्माकोलॉजी को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। तो मेथिमाजोल, सबसे पहले प्रोफाइल थायरोसिल को पढ़ लेते हैं, इसकी हेडिंग दे दें।
फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हाइपरथायराइडिज्म में देंगे, नंबर वन। नंबर टू, वेरी रैपिड एक्टिंग प्रोपायोथायोरेसिल। ये क्यों रैपिड एक्टिंग? अब उसकी एक और वजह बताता हूँ। एक वजह तो ये है, इसने थायराइड पावर ऑक्सीडेस को इनहिबिट कर देना है, ऑर्गेनिक फेज को इनहिबिट कर देना है, T3 T4 बनना नहीं। प्रोपायोथायोरेसिल ये भी करती है जो प्रोप्रानोलोल ने किया, T4 को T3 में भी कन्वर्ट नहीं होने देती। इसका मतलब डीआयोडीनेज, पेरिफेरल डीआयोडीनेज एंजाइम को इनहिबिट करती है। तो प्रोपायोथायोरेसिल ज्यादा फास्ट एक्टिंग है। इसकी दो वजह है, ये थायराइड में भी काम करती है और बॉडी के दूसरे सेल्स में भी काम करती है। थायराइड में थायराइड हार्मोन बनने नहीं देगी, दूसरे टिश्यू में T4 को T3 में कन्वर्ट नहीं होने देगी, पेरिफेरल डीआयोडीनेज एंजाइम को इनहिबिट करके। क्लियर? जी सर। अच्छा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रोपायोथायोरेसिल इसलिए देते हैं कि पहले 3 महीनों में बच्चे के बॉडी के मेजर ऑर्गन्स बनने होते हैं, ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती, इसलिए प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देते हैं। ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती। अच्छा, चौथे महीने प्रेगनेंसी में इसे बंद कर देते हैं। वो इसलिए बंद कर देते हैं, ये लिवर को बहुत डैमेज करती है, ये माँ के लिवर का बेड़ागर कर देगी, इसीलिए हम इसको पहले 3 महीनों में इस्तेमाल करते हैं बस प्रेगनेंसी में, बाद में इसलिए बंद कर देते हैं, ये हिपैटोटॉक्सिक बहुत है, लिवर को बहुत डैमेज करती है। अच्छा, उसके बाद इसलिए चौथे महीने से इसको बंद कर देते हैं। फिर हम जो है वो कौन सी चलाते हैं, फिर मैं थीमाजोल चलाते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसकी बात करते हैं मेथीमाजोल की, तो हाँ, अगर दो सवाल आएंगे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रोपायोथायोरेसिल, सेकंड ट्राइमेस्टर में क्यों नहीं देते? ये लिवर के लिए बहुत डैमेज नुकसानदेह होती है, इसलिए हम इसको बाद में बंद कर देते हैं। फिर मेथीमाजोल पे आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद प्रोपायोथायोरेसिल आपकी क्या काज करती है जी? वेस्कुलाइटिस, ब्लड वेसल्स की इन्फ्लेमेशन, वेस्कुलाइटिस भी करती है। अच्छा, उसके बाद आ जाओ मेथीमाजोल पे। बस इतनी मेन मेन चीजें याद करनी है आपने। मेथीमाजोल पे, मेथीमाजोल पहले 3 महीने क्यों नहीं देते? मैकेनिज्म तो वही है, थायराइड पावर ऑक्सीडेस ऑर्गेनिक। मेथीमाजोल पहले 3 महीने क्यों नहीं देते? इसलिए ये बच्चे, ये प्लेसेंटा को क्रॉस करती है और बच्चे की स्किन नहीं बनती। अगर मेथीमाजोल देंगे ना, स्किन नहीं बनती, स्किन डेवलप नहीं होती। इसे कहते हैं क्यूटिस एप्लेजिया, क्यूटिस एप्लेजिया। इसका मतलब यह है कि जो मेथीमाजोल है पहले 3 महीने इसलिए इस्तेमाल नहीं करते, बच्चे की स्किन को डेवलप होने से रोकती है, क्यूटिस एप्लेजिया इसका साइड इफेक्ट है, इसलिए हम नहीं देते। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये आपको पेपर में आएगा, जो भी ड्रग बच्चे को नुकसान दे उसे ट्रेटोजेनिक ड्रग कहते हैं। ट्रेटो तो मेथीमाजोल क्या है? ट्रैटो टेराटोजेनिक ड्रग है ना। मेथीमाजोल क्या है जी? ट्रेटोजेनिक ड्रग है। ट्रेटोजेनिक से मुराद वो होता है कोई भी वो दवाई जो बच्चे के अंदर जाके बच्चे की डेवलपमेंट को अफेक्ट करे, दिस इज ट्रेटोजेनिक ना। प्रोपायोथायोरेसिल से ट्रेटोजेनिक नहीं है, इसलिए हम 3 महीने प्रेगनेंसी में देते हैं पहले। अच्छा, उसके बाद आगे आ जाओ। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए प्रेगनेंसी से हट के हाइपरथायराइडिज्म में कौन सी ड्रग देते हैं, आप मेथीमाजोल आंसर लगाओगे। प्रोपायोथायोरेसिल कॉमनली यूज नहीं होते, यूज मेथीमाजोल ही होती है। प्रोपायोथायोरेसिल प्रेगनेंसी में इस्तेमाल होती है। अच्छा, उसके बाद आगे लिखें। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट लिखें।
हाइपोथायराइडिज्म में तो सिंपल सा है। अगर हाइपोथायराइडिज्म हो तो क्या ट्रीटमेंट है जी, जल्दी से बता दो। थायरोक्सिन। थायरॉक्सिन। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। हाँ, एक और चीज। अगर ना, चलो वो आगे मैं नेक्स्ट बताता हूँ। अब अगली मेरी बात सुनिएगा, ये टॉपिक मेरा खत्म हो गया। ये थायराइड के अंदर कौन से सेल्स हैं? follicular cells sir. फॉलिकुलर सेल्स हैं। अब मेरी बात सुनिए गौर से। अग- अगर मैं अगर मेरे थायराइड का इन्फेक्शन हो जाए, मेरे थायराइड की इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो क्या मेरा थायराइड हार्मोन, जिस तरह आसान अल्फा में आपको बताता हूँ, तौलिया को निचोड़े तो अंदर पानी, जो आम आपको नॉर्मली नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन तौलिया को पकड़ के निचोड़ो तो अंदर से पानी निकल आता है ना। यस सर। टॉवल को पकड़ के निचोड़ते हो तो पानी निकल आता है ना, वैसे नहीं निकलता। इसी तरह जब आपका थायराइड ग्लैंड किसी भी वजह से डैमेज होगा, इन्फ्लेमेशन होगी, जो अंदर थायराइड हार्मोन स्टोर होता है ना, वो निकल के ब्लड में आ जाता है। मैंने क्या कहा, आपके थायराइड ग्लैंड को कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाए, कोई वायरस का हो जाए, कोई ड्रग की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाए, अगर आपके थायराइड ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन होती है तो वो हार्मोन निकल के बाहर आ जाएगा। तो क्या आपको हाइपरथायराइडिज्म हो जाएगा? यस सर। यस, हो जाएगा। इसे जब भी आपके थायराइड ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन होती है तो आप हाइपरथायराइडिज्म स्टेज में चले जाते हो। अब हम पढ़ते हैं थायराइड हार्मोन के फंक्शंस पहले, बाकी सारा कुछ बाद में करते हैं। तो फंक्शंस लिखो थायराइड हार्मोन के। पहला फंक्शन, थायराइड हार्मोन वेरी इंपॉर्टेंट। थायराइड हार्मोन क्या करता है जी? जब बच्चा पैदा होता है, ब्रेन मैच्योरेशन, हम आपको पता है, हमारे न्यूरॉन्स को मैच्योर करने में, ब्रेन डेवलपमेंट में थायराइड बड़ा जरूरी है। अगर एक बच्चा पैदा हुआ और उसमें थायराइड हार्मोन नहीं है, और आपने नहीं दिया उसको पैदा होने के बाद, 2-4 महीने ऐसे गुजर गए, बच्चा जहनी माजूर होगा सारी जिंदगी के लिए। बाद में थायराइड हार्मोन दे भी दोगे, बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट नहीं होती। इसका मतलब बच्चे साई पैदा हो जाएंगे, बच्चे साई हो जाएंगे, बच्चे जो है वो आपके मेंटली रिटार्ड हो जाएंगे, अगर उनको थायराइड हार्मोन कम हुआ और आपने पैदा होने के बाद उनको ना दिया। इसका मतलब क्या है जी? कि थायराइड हार्मोन से क्या डेवलप होता है जी? ब्रेन। अगर थायराइड बच्चा पैदा हुआ थायराइड हार्मोन नहीं है, बच्चा पैदा हुआ थायराइड हार्मोन नहीं है, इसे हम कहते हैं कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म। इसे हम क्या कहते हैं? कंजेनिटल कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म। कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म, बच्चा पैदा हुआ लेकिन थायराइड हार्मोन नहीं है। ये आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बड़ा जरूरी है। नेक्स्ट, बोन ग्रोथ के लिए बड़ा जरूरी है। थायराइड हार्मोन बोन ग्रोथ के लिए बड़ा जरूरी है। आपको पता है, अगर आपका बोन्स की लेंथ किसने बढ़ाई थी? जल्दी से बता दो। growth hormone sir. लेकिन बोन मैच्योर कौन करता है? थायराइड हार्मोन। पंजाबी की कहावत है ना, कद 6 फुट हो गया लेकिन अकल गिटिया, मतलब बंदा मैच्योर नहीं हुआ। मतलब कद आपका 6 फुट हो जाए, हड्डियां मैच्योर तब होती हैं। कद तो आपका 6 फुट ग्रोथ हार्मोन से हुआ है, लेकिन हड्डियां आपकी मैच्योर थायराइड हार्मोन करता है। रिमेंबर दिस वर्ड, पेपर का क्वेश्चन है। बोन्स की ग्रोथ ग्रोथ हार्मोन, बोन्स की लेंथ ग्रोथ हार्मोन, लेकिन बोन्स की जो मेच्योर होते हैं वो थायराइड हार्मोन। अच्छा, इसके अलावा जो है वो थायराइड हार्मोन का क्या काम है? बीटा 1 सेप्टर्स जो होते हैं हार्ट के ऊपर, वो ज्यादा वो थायराइड की वजह से बढ़ते हैं।
अब आप लोग मेरी बात सुने। इसका मतलब थायराइड हार्मोन की वजह से हमारे हार्ट पे बीटा 1 सेप्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं जी? अप रेगुलेट होते हैं। इसका मतलब इसीलिए जब थायराइड हार्मोन ज्यादा बीटा 1 सेप्टर हार्ट पे ज्यादा होंगे तो हार्ट रेट बढ़ेगा। इसीलिए हाइपरथायराइडिज्म जब होता है तो हार्ट रेट बढ़ता है। जी यस और सर, नो? बढ़ते हैं। जी सर। क्योंकि बीटा 1 सेप्टर ज्यादा आ जाते हैं। तो थायराइड हार्मोन का क्या काम है? बीटा 1 सेप्टर्स को ज्यादा करना। इसके अलावा थायराइड हार्मोन क्या करता है? हमारे सेल्स में बेसल मेटाबॉलिज्म, ये जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 रहता है, ना हमारा टेम्परेचर बढ़ता है ना कम होता है। हमारे सेल्स के अंदर ना एक मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उसे कहते हैं बेसल मेटाबॉलिज्म। पेपर का फेवरेट क्वेश्चन है, थायराइड हार्मोन कैसे होता है? थायराइड हार्मोन ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ाता है। थायराइड जो है आपकी चर्बी को कम करता है, लाइपोलाइसिस, चर्बी खत्म होती है जिसम से। ये सारे थायराइड हार्मोन के फंक्शन है। अब आगे लिखें जी। अगर हाइपरथायराइडिज्म होगा उसके सिम्टम्स क्या आएंगे? थायराइड के फंक्शंस हो गए, अब हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम्स। तो पहला सिम्टम, सबसे पहला हम सिम्टम्स में याद करते हैं जी। तो नंबर 1, काजेस बाद में पढ़ते हैं, हाइपरथायराइडिज्म की क्या काजें हैं। पहला सिम्टम लिखें जी हाइपरथायराइडिज्म का। क्या थायराइड हार्मोन ज्यादा होने से मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा? यस और नो? यस सर। अभी मैंने कहा ना बेसल मेटाबॉलिज्म। थायराइड हार्मोन ज्यादा, अब मैं आपको हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम लिखा रहा हूँ। थायराइड हार्मोन ज्यादा होने से मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा? यस और नो? यस सर। यस सर। मेटाबॉलिज्म बढ़ने से हीट प्रोड्यूस होगी। यस इसका सर। मतलब हाइपरथायराइडिज्म में पेशियों को गर्मी बहुत लगती है। हीट इंटॉलरेंस, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। हीट इंटॉलरेंस, गर्मी बहुत लगती है पेशेंट को। नंबर 2, स्वेटिंग, पसीना बहुत आता है। नंबर 3, वजन बहुत कम होता है, वेट लॉस। खाता बहुत है, एपिटाइट, लेकिन खाने के बावजूद भी वजन नहीं बढ़ता क्योंकि सारा मेटाबॉलिज्म होता जा रहा है। एपिटाइट बहुत, भूख बढ़ने के बावजूद भी वजन कम होता है। अच्छा, हथेलियों पे स्वेटिंग हो रही होती है तो मॉइस्ट पाम्स, ठीक है, हथेलियों पे स्वेटिंग हुई होती है, हथेलियों पे अच्छा खासा पसीना आया होता है। अच्छा, उसके बाद हाइपरथायराइडिज्म में पेशेंट को डायरिया होता है। हाइपरथायराइडिज्म में पेशेंट को, अगर हम बात करते हैं तो ये जो पट्टे हैं ना, स्पेशली ये देखो, ये जो मसल्स हैं, शोल्डर मसल्स, इधर से शोल्डर मसल्स और नीचे से हमारी हिप के मसल्स, ये जो हम सीढ़ियां चढ़ते हैं तो हमारी हिप का जोर लगता है ना, तो पेशेंट से सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कंघी कर रहा हूँ, तो देखो मेरे अगर कंघी करने में कौन से मसल इस्तेमाल हो रहे हैं? यही शोल्डर के मसल इस्तेमाल हो रहे हैं। यस जी सर। सर। हाँ जी सर। ये मसल्स वीक हो जाते हैं, इन्हें कहते हैं प्रॉक्सिमल मसल। तो प्रॉक्सिमल मसल से मुराद क्या है? ये शोल्डर के मसल, ये हिप के मसल। इससे मुराद ये है प्रॉक्सिमल मायोपैथी, पेशेंट के मसल वीक हो जाते हैं, प्रॉक्सिमल मायोपैथी। अच्छा, जब मसल आपके वीक होंगे तो पेशेंट को सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाएंगी, थकावट होगी। इसके अलावा हाइपरथायराइडिज्म में हड्डियां कमजोर भी हो जाती हैं, ओस्टियोपोरोसिस। हालांकि बोन मैच्योर करता है थायराइड, लेकिन अगर थायराइड ज्यादा हो जाए तो हड्डियों का नुकसान भी है, ओस्टियोपोरोसिस। इसके अलावा हाइपरथायराइडिज्म में
पेशेंट को पैल्पिटेशन होती है कि बीटा रिसेप्टर ज्यादा नहीं हो जाते, इसीलिए पेशेंट को पैल्पिटेशन होती है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, पेशेंट को एंग्जाइटी होती है। इसके अलावा पेशेंट को हाइपरथायराइडिज्म में बॉडी के रिफ्लेक्सेस ज्यादा हो जाते हैं, हाइपर रिफ्लेक्सिया, बॉडी के रिफ्लेक्सेस ज्यादा हो जाएंगे। इसके अलावा हाइपरथायराइडिज्म में पेशेंट को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाई कार्डियक आउटपुट फेलियर होता है, हाई कार्डियक आउटपुट फेलियर। एक एक हार्ट फेल होता है जिसमें आउटपुट कम होती है, हाइपरथायराइडिज्म में आउटपुट ज्यादा होती है, फिर भी हार्ट फेल हो जाता है, मैकेनिज्म समझने का टाइम कोई नहीं, तो हाई कार्डियक आउटपुट फेलियर हो जाता है। अच्छा, उसके बाद पेशेंट को, हाइपरथायराइडिज्म वाले पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन स्टार्ट हो जाती है, एट्रियल फिब्रिलेशन स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, उसके बाद हाइपरथायराइडिज्म वाले पेशेंट को ये सारे सिम्टम्स है जो आप लोगों ने याद रखने हैं। इसके अलावा हाइपरथायराइडिज्म वाले पेशेंट को ऑप्थेल्मो ऑप्थेल्मोपैथी होती है हाइपरथायराइडिज्म में, ऑप्थेल्मोपैथी होती है, ऑप्थेल्मोपैथी हाइपरथायराइडिज्म की अगर काज हो ग्रेव डिजीज, ये आगे हम पढ़ते हैं। हाइपरथायराइडिज्म की ना काज होती है ग्रेव डिजीज, हाइपरथायराइडिज्म की एक काज होती है ग्रेव डिजीज। जब आपको ग्रेव डिजीज होगी ना, तो ये देखो ये कैसे जाती हैं हमारी आंखें, आंखें बाहर को आ रही हैं, ये भी आगे पढ़ते हैं। इसे कहते हैं ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी, ये भी आपको डेवलप हो जाती है, ये भी आगे पढ़ते हैं हम। इसके अलावा आपको हाइपरथायराइडिज्म में बस ये मेन मेन चीजें थी। अच्छा, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हाइपरथायराइडिज्म में भी हो जाता है। अच्छा, एक चीज याद रखो, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हाइपर में भी होते हैं, हाइपो में भी होते हैं। अच्छा, उसके बाद लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो हार्ट से रिलेटेड, इसीलिए अब देखो आप हाइपरथायराइडिज्म में हार्ट बड़ा अफेक्ट हो रहा है, इसीलिए हम बीटा ब्लॉकर देते हैं। प्रोप्रानोलोल क्यों देते हैं? इसीलिए तो देते हैं कि कितने सारे प्रॉब्लम होते हैं, हाई आउटपुट फेलियर, एट्रियल फिब्रिलेशन, ठीक है, टैकीकार्डिया, पैल्पिटेशन, ये सब कुछ तो होता है। इसीलिए आप जो भी थायराइड का पेशेंट होगा, आप उसे बीटा ब्लॉकर्स भी साथ देते हो ताकि हार्ट रेट को कंट्रोल रखा जाए। क्लियर है सब लोग यहाँ तक? अच्छा, उसका बाद नेक्स्ट, जी सर। अब लिखें हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स। चलो हाइपो जी के बाद सर, में मैं लिखते हैं, हाइपो के बाद में लिखते हैं, पहले हम काजिज करते हैं हाइपरथायराइडिज्म। अब हेडिंग दे दें जी। अच्छा, अब हम काजिज करेंगे, जो भी काज होगी सिम्टम यही होंगे हाइपरथायराइडिज्म के, सिम्टम्स यही होंगे जो मैंने आपको लिखवाए हैं। अब हम काजिज पढ़ते हैं हाइपरथायराइडिज्म की, जो मेन मेन चीजें हमारी इंपॉर्टेंट है। तो काजिज क्या है जी? जी मुश्किल तो नहीं लगा थायराइड? सर सिम्टम्स बड़े नो लिखवा सर। दिए। नो सर। सिम्टम्स, जैसे वो पेपर में ना सिम्टम इसलिए मैंने ज्यादा रखा है, कोई भी सिम्टम दे देता है आपको, और वो सारे तो नहीं देगा, वो तीन चार सिम्टम उसने दिए होते हैं, आपने खुद ही उसमें से फिर जज करना होता है। अगर आपको सारे ना लिखवाओ तो पेपर में फिर समझ ही नहीं आने की यार, वो सिम्टम्स तो दो पड़े सी, पेपर से बहुते लिखे हैं। या अक्सर आपको दे देता है हीट इंटॉलरेंस और डायरिया, जब ये दो ही सिम्टम आ जाएं तो आप पकड़ लेते हो कि ये तो हाइपरथायराइडिज्म है। और अगर वो पेपर में आपको, अगर आपको ये दे दे प्रोक्सिमल मायोपैथी प्लस डायरिया, फिर भी आप पकड़ लेते हो। इसलिए आप ना पेपर में
ये मिस करोगे अगर सिम्टम्स कम लिखे होंगे। कभी उसने दिए होते हैं जी, पेशेंट है उसको पैल्पिटेशन है और एट्रियल फिब्रिलेशन निकल आई और साथ में ऑस्टियोप्रोसिस निकल आई। सम टाइम ये दो सिम्टम बड़े इकट्ठे आते हैं। मैंने अब जितने पेपर दिए हैं ना अब तक, उनमें ज्यादा में सिम्टम ये आए थे कि एट्रियल फिब्रिलेशन निकल आई, ईसीजी कराई तो एट्रियल फिब्रिलेशन निकल आई, और बोन्स का डेक्सा स्कैन कराया तो ओस्टियोप्रोसिस निकल आई। तो अगर किसी पेशेंट में ओस्टियोप्रोसिस और एट्रियल फिब्रिलेशन निकल आए तो सोचोगे नहीं हाइपरथायराइडिज्म। जी ब्रोस। जी यस सर। सर। मैंने अब तक जितने पेपर दिए हैं ना, वो कहता है पेशेंट था, हॉस्पिटल आया। अच्छा, लाजमी नहीं हाइपरथायराइडिज्म हर वक्त सिम्टम बताए। एक होता है सब क्लिनिकल, पेशेंट को नहीं महसूस हो रहा कि उसे हाइपरथायराइडिज्म है, हल्की आंच पे, हल्की आंच पे हाइपरथायराइडिज्म होता है कि पेशेंट डेली लाइफ गुजार रहा है, कोई इशू नहीं है, और लेकिन अंदर से अंदर अंदर से वो जिस तरह दीमक लकड़ी को खा जाती है, हाइपरथायराइडिज्म है लेकिन क्लिनिकल उसके कोई सिम्टम्स नहीं है, लेकिन अंदर से उसका बेड़ा गर्क होता जा रहा है। दिस इज कॉल्ड सब क्लिनिकल हाइपरथायराइडिज्म। क्या होता है जी, फीमेल को हड्डियां हड्डियां फ्रैक्चर हो गई, फिब्रिलेशन हो गया। आपने याद करवा ही दिया तो पहले यही लिख लो। एक होता है जी सब क्लिनिकल हाइपरथायराइडिज्म, सब क्लिनिकल, पेशेंट मतलब पेशेंट को कोई वाजह सिम्टम नहीं आ रहे। क्या करवाया जी, सब क्लिनिकल हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है, पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन होती है और ऑस्टियोप्रोसिस होती है। ऑस्टियोप्रोसिस के लिए कौन सा स्कैन करते हैं, डेक्सा स्कैन। एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए कौन सा करते हैं, ईसीजी। एक पेशेंट की ईसीजी की और डेक्सा स्कैन किया तो उससे दोनों मसले निकल आए। वट विल वट यू वुड लाइक टू इन्वेस्टिगेट, अगर ये दो मसले निकल आए क्या इन्वेस्टिगेट करोगे। हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म, ठीक है। तो ये इसलिए बात। अब हम काजिज पढ़ते हैं हाइपरथायराइडिज्म की। अजान सुन लो। उसामा आपको समझ आ रही है। यस सर। उसामा, फतेह शेर वाले भाई। डॉक्टर जिले एंड तनवीर। यस सर, आ रही है। सर ये एट्रियल फिब्रिलेशन में कौन सी ईसीजी में क्या चेंजिंग आएंगी? पी वेव जो होती है ना ईसीजी पे नहीं आती, और आर वेव इरेगुलर होती है। थैंक आर वेव इरेगुलर और पी वेव एब्सेंट होती है। अच्छा, उसके बाद आगे देखते हैं। अब हम हाइपरथायराइडिज्म की कॉजेज पढ़ते हैं। पहली कॉज जो मोस्ट कॉमन है, ग्रेव्स डिजीज। हाइपरथायराइडिज्म की पहली कॉज जो मोस्ट कॉमन है, ग्रेव्स डिजीज। देखें जी, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। इसमें होता क्या है, ये ऑटोइम्यून डिजीज है। इसमें होता क्या है जी, एंटीबॉडीज बन जाती हैं टीएसएच रिसेप्टर्स के अगेंस्ट। तो इन्हें फिर बेसिक क्या कहेंगे, एंटी टीएसएच रिसेप्टर एंटीबॉडीज। बेसिकली क्या होता है, जो हमारे थायराइड के
पिट्यूटरी ग्लैंड से टीएसएच आता है, थायराइड पे लगता है ना। तो टीएसएच के रिसेप्टर्स जो है ना, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती हैं, तो इसे कहते हैं एंटी टीएसएच रिसेप्टर एंटीबॉडी। अब ये देखें, ये कौन सा सेल था? फॉलिकुलर सेल। फॉलिकुलर सेल के ऊपर कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? टीएसएच के रिसेप्टर्स होते हैं। नॉर्मली टीएसएच के रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कौन करता है? टीएसएच। नॉर्मली टीएसएच के रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कौन करता है? टीएसएच। लेकिन ग्रेव डिजीज में क्या होता है, ये जो एंटी टीएसएच रिसेप्टर एंटीबॉडी है ना, ये एंटीबॉडी इस रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाती है। मतलब टीएसएच नहीं अटैच हुआ, एंटीबॉडी अटैच हो जाती है। देखो मेरे अंदर, आपके अंदर क्या होता है, जो टीएसएच के रिसेप्टर्स हैं उस पर टीएसएच लगता है। ग्रेव डिजीज में क्या होता है, जो टीएसएच के रिसेप्टर्स हैं उस पर टीएसएच नहीं लगता, एंटीबॉडी आके अटैक करती है उसको। तो टीएसएच के रिसेप्टर्स पे एंटीबॉडी का हमला हो जाता है, इसीलिए कह रहे हैं एंटी टीएसएच रिसेप्टर एंटीबॉडी। तो ग्रेव डिजीज में क्या होता है, एंटीबॉडी आपके टीएसएच रिसेप्टर्स को के ऊपर जाके बाइंड हो जाती है। तो टीएसएच रिसेप्टर एंटीबॉडी के बाइंड होने की वजह से एक्टिव हो जाते हैं, और T3 T4 क्या आ जाता है? जी ब्रोस, हाई। हाई हो जाता है। तो डॉक्टर जो जल्दी से बता दें, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ हाइपरथायराइडिज्म इन डिजीज? सर इट इज ऑटोइम्यून डिजीज जिसमें एंटीबॉडीज बन जाती हैं टीएसएचआर रिसेप्टर के अगेंस्ट, तो जिसकी वजह से T3 एंड T4 हाई हो जाता है ब्लड में। तो बेसिकली क्या होता है, टीएसएच जो रिसेप्टर्स हैं उस पे एंटीबॉडी जाके अटैक करती है और थायराइड हार्मोन बनने लग जाता है। बाकी लोगों को समझ आ गई? जी ब्रोस, जी सर। बाकी लोग जल्दी जल्दी बताएं। यस सर। जी सर। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट लिखें जी। बाकी तो T3 T4 ज्यादा होने से जो हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम मैंने लिखवाए हैं इतनी लंबे सारे, कुछ भी हो सकता है। हमें कैसे पता चलेगा ये ग्रेव डिजीज है? कुछ, क्योंकि हाइपरथायराइडिज्म तो हो ही जाना है ना। हाइपरथायराइडिज्म जब होगा, टैकीकार्डिया होगा, डायरिया होगा, वेट लॉस होगा, भूख ज्यादा लगेगी, पसीना ज्यादा आएगा, सेक्सुअल डिसफंक्शन होगा, इरेगुलर प्रॉब्लम्स होंगे, हड्डियों के जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगी, एफिब हो जाएगा, पैल्पिटेशन होगी। ये सारे सिम्टम ऐसा कुछ भी आ सकता है। ग्रेव डिजीज के ना दो चार पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये है, ग्रेव डिजीज में ना क्या होती है, ऑप्थेल्मोपैथी, ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी। ये देखो, ये ग्रेव डिजीज वाला ना पेशेंट को घुरियां बहुत मारता है। ये आंखें कट कर बाहर देख रहा है, ये जो आंखें इसकी बाहर को आई हुई हैं, दिस इज कॉल्ड ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी। बाकी हाइपरथायराइडिज्म में नहीं होता, ग्रेव डिजीज में होता है। इसलिए होता है कि हमारे जो आंखों की बैक साइड वाली जगह है ना, रेट्रो ऑर्बिटल एरिया, रेट्रो बल्बर एरिया, जो आंखों के हमारे जो आंखें हैं इसकी बैक साइड पे चर्बी होती है और मसल्स होते हैं, वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है। मतलब ये हमारी आई है, आई की बैक साइड पे ना इन्फ्लेमेशन हो जाती है। उसकी वजह से हमारा जो आई बॉल है ना वो सामने को बाहर को निकल आता है, क्योंकि उसकी बैक साइड पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, आई बॉल बाहर को आ जाता है। बात समझ आइए? यस सर। ये आई बॉल क्यों बाहर को आया हुआ है, कि इस आई बॉल के बैक साइड पे इन्फ्लेमेशन हो गया, एडीमा हो गया, जिसकी वजह से आई बॉल सामने को निकल आया। दिस इज कॉल्ड ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी। अच्छा, जब ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी आपको होती है तो इसमें एक तो पेशेंट को क्या इतनी आंखें जब बाहर को आएंगी, क्या आईलिड क्लोज होंगे? जैसे हम अपनी नॉर्मल आंखें बंद कर लेते हैं, क्या इस पेशेंट की क्लोज होंगी आईलिड्स? नो नो सर। सर
तो आईलिड क्लोज करने में मसला होगा। लिखते जाएं, आईलिड क्लोज करने में मसला होगा। ठीक है, ग्रेव्स ऑफ थैल्मोपैथी का साइंस लिखवाने लगा हूं। लिड लैग साइन, एक्सप्लेन नहीं मैं करूंगा, रटा मारो। लिड लैग साइन, लिड रिट्रैक्शन, उसके बाद मोबियस साइन, मोबियस साइन। ठीक है, लिड लैग साइन, मोबियस साइन। अच्छा, उसके बाद है नाफजिगर साइन। जॉफ्रॉय साइन। और पेशेंट को क्या हो सकती है? वीएन लॉस भी हो सकती है। अच्छा, ये आपको ग्रेव डिजीज में जरूर याद रखना है। अच्छा, उसके बाद आगे आ जाएंगे। ये आपको ग्रेव ऑप्थेल्मोपैथी का क्वेश्चन मैं आपको आज लिख के दे रहा हूं, आपको पेपर में आएगा। ट्रीटमेंट क्या है? पहला तो आपको अगर ऑप्शन आ जाए पेपर में कि ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी का ट्रीटमेंट क्या है, ग्रेव्ड हाइपरथायराइडिज्म का नहीं कह रहा, ऑप्थेल्मोपैथी का स्टेरॉइड। आपने पहला आंसर क्या लगाना है? अगर किसी पेशेंट को ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी, आपने कहना स्टेरॉइड दोगे, क्योंकि बहुत जल्दी इन्फ्लेमेशन कम हो गया और आईज अपनी जगह पे वापस आएंगी। तो आपने कहा पेपर में आंसर क्वेश्चन आएगा ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी, आपने एंटी थायराइड ड्रग्स नहीं लगाना, आपने लगाना है, क्या लगाना है आपने? स्टीरॉइड्स सर। स्टेरॉइड्स स्टेरॉइड्स। हो सकता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है जी, ग्रेव डिजीज को फिर ट्रीट कैसे करेंगे? अगर ग्रेव डिजीज, देखो एंटी थायराइड ड्रग्स देंगे, यस और नो? डेफिनेटली देंगे, मेथिमाजोल देंगे, वो तो कई महीने चलनी है। लेकिन अगर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट अभी आंसर लगाएं, रेडियो एक्टिव आयोडीन देते हैं। ये रेडियो एक्टिव आयोडीन जो होती है, ये आपके थायराइड ग्लैंड को जाकर डिस्ट्रॉय कर देगी। तो परमानेंट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या हुआ ग्रेव डिजीज का? रेडियो एक्टिव आयोडीन। लेकिन सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए क्या देंगे? स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स। नहीं, फिर वही गल, मेथिमाजोल सर। स्टीराइड के लिए तो एंटी थायराइड ड्रग्स देंगे ना। ऑप्थेल्मोपैथी के लिए क्या देंगे? तो उसके लिए स्टीरॉइड देंगे। स्टीरॉइड। ये तीन अलग अलग ट्रीटमेंट याद रखना। अगर तो सिंपल आपसे सिम्टम्स का इलाज पूछता है, आप कहोगे एंटी थायराइड। अगर वो कहेगा ऑप्थेल्मोपैथी का ट्रीटमेंट बताओ, आप कहोगे स्टीराइड। अगर वो कहेगा व्हाट इज द परमानेंट हल, आप क्या कहोगे? आप कहोगे रेडियो एक्टिव आयोडीन। एक बात और, जब तक स्टीराइड्स दे के ऑप्थेल्मोपैथी ठीक नहीं हो जाती, रेडियो एक्टिव आयोडीन नहीं देनी। इससे ऑप्थेल्मोपैथी वर्स होती है। पहले ऑप्थेल्मोपैथी ठीक कर लो, थोड़ी कंट्रोल कर लो स्टीराइड दे के, फिर रेडियो एक्टिव आयोडीन दोगे। क्लियर है यहां तक? और एंटी थायराइड ड्रग्स तो चलनी है साथ। तो थायराइड के पेशेंट को आइडली दो ड्रग्स जरूर चलती हैं, मेथिमाजोल प्लस बीटा ब्लॉकर, ये तो चलने ही चलने हैं उससे। लेकिन थायराइड को डिस्ट्रॉय करना है रेडियो एक्टिव आयोडीन से। अच्छा, उसके बाद आगे आ जाएंगे। नेक्स्ट है जी, क्या प्रेगनेंसी में रेडियो एक्टिव आयोडीन देंगे? नहीं, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अगर फीमेल प्रेग्नेंट है और ग्रेव डिजीज है, फिर रेडियो एक्टिव आयोडीन नहीं देंगे। अच्छा, तब क्या करेंगे? एंटी थायराइड ड्रग्स दो। ठीक है, हाँ, प्रेगनेंसी में स्टीराइड्स दे सकते हो, एंटी थायराइड ड्रग्स दे सकते हो, सर्जरी कर सकते हो। सर्जरी तो प्रेगनेंसी में हम कर ही सकते हैं। तो ग्रेव डिजीज में
अगर प्रेगनेंसी या रेडियो एक्टिव आयोडीन तो नहीं देंगे, लेकिन हम सर्जरी जरूर कर सकते हैं, लेकिन हम सर्जरी जरूर कर सकते हैं ग्रेव डिजीज में। अच्छा, अब रेडियो एक्टिव आयोडीन जब देंगे तो माँ अपने बच्चों को दूध भी नहीं पिला सकती। माँ अपने बच्चे से, मेरे ख्याल 6 के 7 दिन जो है वो घर वालों से, अपने बच्चों से भी दूर रहेगी, स्पेशली अपने बच्चों से भी दूर रहेगी माँ, क्योंकि ये इसमें रेडिएशन होती हैं। तो जो रेडियो एक्टिव आयोडीन है, एक मिनट, हाँ जी, रेडियो एक्टिव आयोडीन जब देंगे तो एक तो बच्चों को दूर रखना है, ठीक है, और माँ अपने बच्चों को दूध नहीं पिला सकती, इसलिए प्रेगनेंसी में भी नहीं देते। और जो माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं उनको भी रेडियो एक्टिव आयोडीन नहीं देनी। अच्छा, क्या जब रेडियो एक्टिव आयोडीन देंगे थायराइड तबाह नहीं हो जाएगा, डिस्ट्रॉय नहीं हो जाएगा? जी सर। जी सर। तो क्या उसका थायराइड हार्मोन बनेगा बाद में जिंदगी में दोबारा कभी? नो सर। हाँ सर। तो क्या उसको नो सर। हाइपोथायराइडिज्म डेवलप हो जाएगा? जी सर। यस सर। हाइपोथायराइडिज्म, तो इसका मतलब बाद में उसको सारी जिंदगी क्या देनी पड़ेगी? सर एनालॉग देना पड़ेगा थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन लिवो देनी पड़ेगी। थायरॉक्सिन, या जिसे हम लिवोथायरॉक्सिन कहते हैं, बाद में उसको आपको पूरी जिंदगी लिवोथायरॉक्सिन लेना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? अगर आ जाए पेपर में रेडियो एक्टिव आयोडीन का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट, आप कहोगे हाइपोथायराइडिज्म, क्योंकि जब थायराइड इसने तबाह कर देना है तो फिर तो सारी जिंदगी के लिए वो बंदा हाइपो हो जाएगा ना। तो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव आयोडीन इज हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म। बाद में सारी जिंदगी ये पेशेंट थायरॉक्सिन या लेवोथायरॉक्सिन लेगा। अच्छा, उसके बाद अगर हमें सर्जरी करनी पड़े तो कौन सी सर्जरी करेंगे? थायराइड रिमूव करेंगे, थायराइड एक्टिव सारा रिमूव करेंगे, या थोड़ा रिमूव करेंगे? आइडली हमें पूरा थायराइड नहीं निकालना चाहिए, तो थोड़ा सा थायराइड जो है वो हमें छोड़ देना चाहिए, थोड़ा सा निकाल लेना चाहिए। इसे क्या कहते हैं? सब टोटल थायराइडेक्टमी। सब टोटल थायराइडेक्टमी इज बेटर ऑप्शन के बजाय आप पूरा थायराइड निकाल दो। आप टोटल थायराइडेक्टमी नहीं करोगे, आप सब टोटल थायराइडेक्टमी करोगे। अच्छा, उसके बाद आगे लिखें जी। तो ये बेटर ऑप्शन है, ये प्रेगनेंसी में भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे क्या जी? अगर हमने ये चूज करना है कि सर्जरी करनी है कि रेडियो एक्टिव आयोडीन देनी है, तो इसमें हमने एज भी देख लेनी है। अगर तो पेशेंट की उम्र 45 साल से ज्यादा है तो रेडियो एक्टिव आयोडीन दे दो। अगर पेशेंट की उम्र 45 साल से कम है तो फिर सब टोटल थायराइडेक्टमी कर दो। अगर एज, जिसका मतलब यंग लोगों में सर्जरी प्रेफर करते हैं, 45 ऊपर एज हो तो हम जो है वो क्या प्रेफर करेंगे? हम प्रेफर करेंगे रेडियो एक्टिव आयोडीन। रेडियो। अच्छा, उसके बाद आगे आ जाओ जी। ये था जी हमारा ग्रेव डिजीज, हाइपरथायराइडिज्म। अच्छा, और ग्रेव डिजीज में क्या होता है? थायराइड का साइज बड़ा होता है, ग्रेव उससे थायराइड का साइज जो है ना वो बढ़ जाता है, गॉइटर। अब ये देखो, ये थायराइड का साइज बड़ा हुआ होता है, तो ग्रेव डिजीज में थायराइड का साइज बढ़ जाता है। लेकिन जो बढ़ता है ना वो सारा का बढ़ता है, ऐसे नहीं होता कहीं से बड़ा है कहीं से नहीं बढ़ा, ऐसे नहीं होता। अगर थायराइड बड़ा है तो सारे का सारा बड़ा है, ये नहीं होगा थोड़ा सा कहीं से छोटा कहीं से बड़ा,
पूरा थायराइड एक जैसा होगा बड़ा हुआ, इसे कहते हैं डिफ्यूज, डिफ्यूज गॉइटर। सब लोगों को समझ आ गई रेयर डिजीज की जी? जी जी सर। यस सर। तो हाइपरथायराइडिज्म का आपने सर्जरी के पॉइंट ऑफ व्यू से यही है। अगर तो एज के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे या प्रेगनेंसी में पूछे, तो प्रेगनेंसी में एंटी थायराइड ड्रग्स और सर्जरी है। और अगर एज के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे तो 45 से कम है तो सर्जरी है, और 45 ऊपर है तो रेडियो एक्टिव आयोडीन है। अगर एक ही ऑप्शन पूछे कि व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, तो आप कहोगे रेडियो एक्टिव आयोडीन। अच्छा, उसके बाद आगे लिखिए जी, हाइपरथायराइडिज्म की नेक्स्ट काज क्या है? नेक्स्ट काज है जी हाइपरथायराइडिज्म की, टॉक्सिक मल्टी नोड्यूलर गॉइटर। हाइपरथायराइडिज्म की काजेस कर रहे हैं। अगली काज क्या है जी? टॉक्सिक मल्टी नोड्यूलर गॉइटर। अच्छा, इसमें क्या करते हैं? इसमें होता क्या है? मेरी बात सुना गौर से। चीजों को ना साथ साथ मेजर मेजर चीजें कवर करते जाओ। मुझे तो इस तरह पढ़ाने का मजा कोई नहीं आता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम नहीं है, तो मैं हमने आ रहा करना है, सर। रटा तो मारना ही। अच्छा, आगे देखें, नेक्स्ट देखें जी। समझ लें, ये आपका थायराइड ग्लैंड है, ये आपके अंदर फॉलिकुलर सेल्स है। ऐसा क्या हो कि ये इतना थायराइड के अंदर जो एरिया है, इस एरिया के जो टीएसएच रिसेप्टर्स हैं, ये क्या हो जाए? म्यूटेड हो जाए खुद ब खुद ही। बाकी थायराइड सारा ठीक है, कोई खास एरिया के जो टीएसएच के रिसेप्टर्स हैं वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाए। नॉर्मली कब एक्टिव होते हैं? जब पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या आता है? यस